क्वेश्चन में दे रखा है एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है अभी फिलहाल। सबकी साइड लेंथ देखो एल दे रखी है मैंने आपको, और ए बी और ए सी के लिए आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा वन। मतलब यहाँ पे अगर मार्क करें तो इसके लिए अल्फा वन है, इसके लिए भी अल्फा वन है, बट इसके लिए अल्फा टू दे रखा उन्होंने। ठीक है, अभी ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको T डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हीट करके रेज कर देता हूँ टेम्परेचर, तो एंगल बी ए सी में क्या चेंज आएगा आपको ये फाइंड करनी है। व्हाट इज द चेंज दैट यू विल सी इन द एंगल बी ए सी। एक चीज आप अभी भी अग्री करोगे कि अगर मान लेते हैं कि इसको हीट किया हमने, तो ए बी और ए सी में एक्सपेंशन क्या होगा, सेम ही होगा, बट बी सी का एक्सपेंशन अलग होगा क्योंकि उसका अलग मटेरियल है। तो पहले ये इक्विलैटरल था, बट बाद में क्या होगा, ये आइसोसेलेस हो जाएगा, राइट। आइसोसेलेस होगा तो ऑब्वियसली अगर मैं ए वर्टेक्स से अगर मैं बीसी पे एक लाइन ड्रॉप करूं जो नॉर्मल की तरह हो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही सेम होंगे, होंगे नहीं होंगे? होंगे, ये हमेशा यस सर। सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बोलिए बोलिए। सर डाउट नहीं था, आप बोले होगा कि नहीं, मैं यस सर बोल। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं नहीं, मुझे लगा किसी और का क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, तो एनी केस आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे दोनों तरफ से ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। बट बाकी मैं यहाँ पे ये बात नहीं बोल सकता। क्या मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम नहीं होगा क्योंकि आइसोसेलेस इधर से तो दिख नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि इस तरफ की लेंथ मान लेते हैं ये L1 है, अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये एक टेम्परेचर T पे जो भी हमने रेज कर रखा है उस पर लेंथ L1 हो चुकी है, इसकी भी लेंथ L1 हो चुकी है, और इसकी लेंथ रेज होके L2 हो गई है। अगर मैं L1 L2 के बीच में आपसे रिलेशन पूछूं, क्या आप बता सकते हैं? L2/2, L2/2 कौन सा लेंथ है, ये वाला, राइट। क्या मैं L2/2/L1 = sin θ/2। L1 इंटू साइन थीटा बाई टू, राइट, डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। यस सर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ L2/2 इज L1 मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ थीटा बाई टू। ठीक है, अब कॉमन सेंस तो ये भी कहता है आपको कि ये लेंथ के जो चेंजेस आपको दिखेंगे ये बहुत बड़े चेंजेस तो होंगे नहीं। क्या ये बहुत बड़े चेंजेस होंगे? नो, दे विल नॉट बी वेरी लार्ज चेंजेस, दे विल बी स्मॉल चेंजेस। और जब भी स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं तो उस केस में आप हमेशा क्या कर सकते हैं, एरर फॉर्मूला का अप्रोक्सीमेशन तो यूज कर ही सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डिफरेंशियल चेंज लूंगा। डिफरेंशियल चेंज लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेंगे और राइट हैंड साइड में लेंगे तो दोनों में सिमिलर चेंजेस आने चाहिए, उसको बस इक्वेट करेंगे हम। ठीक है, डिफरेंशियल चेंज लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ L2 भी वेरिएबल है, राइट, क्योंकि टेम्परेचर रेज करोगे तो लेंथ L2 चेंज हो रही है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लेंथ L1 भी चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो थीटा भी चेंज होगा। और जितना ज्यादा आप टेम्परेचर पे चेंज करोगे उतना ज्यादा आपको चेंज भी आपको दिखेगा थीटा में। तो वेरिएबल दो, मतलब एक्चुअली इस एक्सप्रेशन में कितने, तीन एक्सप्रेशन वेरिएबल है। L1 भी वेरिएबल है, L2 भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। तो टेकिंग डिफरेंशियल चेंज ऑन बोथ साइड्स, अगर मैंने बहुत छोटे चेंजेस लिए, डिफरेंशियल चेंज, differential change on both sides, half of delta L2, ठीक है, that will be equal to, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल क्या तो होता है, एक को छोड़ेंगे दूसरे का चेंज लेंगे, फिर दूसरे को छोड़ेंगे फिर पहले का चेंज लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, L1 लिखा, और डेल्टा ऑफ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, साइन थीटा बाई टू लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। प्लस अब साइन थीटा बाई टू को रहने दिया और इसके साथ हमने डेल्टा L1 लिख लिया, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में इसको यूज करते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशियल चेंज क्या होगा, कॉस थीटा, वेरी गुड, सो दिस बिकम्स कॉस ऑफ थीटा बाई टू, बट इसमें चेन रूल लगेगा ना, इंटू इंटू हाफ ऑफ डेल्टा थीटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही है, राइट, क्योंकि थीटा बाई टू का भी तो डिफरेंशियल चेंज लेंगे आप, राइट। फिर प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई टू एंड डेल एल को क्या लिखोगे आप, L1 इंटू अल्फा वन इंटू डेल्टा टी। सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है? L1 मैंने वो एल ही हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिखना आसान होगा ना, समझना आसान होगा आपको, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे डेल्टा L2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, L2 अल्फा टू इंटू डेल्टा टी, और यहाँ हाफ तो है ही तो यहाँ पे हाफ रह जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, सबके लिए एल लिख देंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप पे लिख देंगे, नेक्स्ट के लिए लिख देंगे। ठीक है, एज L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, देयरफॉर अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसे। अच्छा, एक और चीज आपको पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल था,
यस हमको सर। थीटा में कितना यस। चेंज है वही तो निकालना है, तो डेल्टा थीटा अपने को निकालना है, राइट। एंड ऑब्वियसली आपको ये समझ आना चाहिए कि एंगल के चेंजेस बहुत छोटे होंगे, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ लेंथ ही बहुत छोटा है। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली डेल्टा थीटा की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ से, सो दिस बिकम्स एल इंटू अल्फा टू इंटू डेल्टा टी बाई टू इज इक्वल टू एल वन इंटू ये क्या हो गया कॉस थर्टी, कॉस थर्टी, अच्छा एल वन नहीं लिखे एल लिखेंगे उसे, एल, एंड cos 30 becomes root 3 by 2 multiplied with half of delta theta and plus sin 30 मतलब हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा L अल्फा वन इंटू डेल्टा टी। अब L अल्फा वन डेल्टा टी इधर है, L अल्फा टू डेल्टा टी इधर है, ये टू तो इधर चला जाएगा, सब में कॉमन है, तो यहाँ से L कॉमन ले लें, ये हो जाएगा अल्फा टू माइनस अल्फा वन इंटू डेल्टा टी इज रूट थ्री एल इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई टू, एंड देयरफॉर L कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपको डेल्टा थीटा की वैल्यू मिल गई। डेल्टा थीटा इज कमिंग आउट टू बी अल्फा टू, टू टाइम्स ऑफ अल्फा टू माइनस अल्फा वन इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई रूट थ्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। डेल्टा टी तो आपको दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, क्योंकि जीरो से लेके टी टेम्परेचर पे आप गए हो, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दिस विल बी टू टाइम्स ऑफ अल्फा टू माइनस अल्फा वन इंटू टी माइनस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई रूट थ्री, विच इज टू टाइम्स ऑफ अल्फा टू माइनस अल्फा वन, this is 2 times of alpha 2 minus alpha 1 into t by root 3, ये आंसर हो जाएगा। उसी का तो नहीं निकला, थीटा किसका माना था हमने, देखो तो ध्यान से डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट ये एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है, और उसमें क्वेश्चन में कह रखा है अपर स्ट्रिप और लोअर स्ट्रिप के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 2 अल्फा और अल्फा है रिस्पेक्टिवली, अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है आपको 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड का है, और दोनों स्ट्रिप की थिकनेस 2 mm है, डायग्राम में क्लियरली ये मार्क भी किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, थिकनेस आपकी 2 mm की है दोनों की, और दोनों की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के हैं। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द स्ट्रिप एट इट्स सेंटर ऑन हीटिंग इट थ्रू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हीट करते हैं तो बेंड हो जाता है, और बेंड हो जाएगा तो उसके इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली एक कर्वेचर ले लिया, उस कर्वेचर का सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है आपको ये निकालना है। सेंटर पे एंगल कैसे निकाल पाएंगे, अगर मैं रेडियस निकाल पाऊँ, अगर रेडियस निकल गया तो एल इक्वल टू आर थीटा यूज कर सकते हैं, राइट। तो पहले वही काम करते हैं, तो व्हाट वी डू इज हम इसको थोड़ा सा बेंड करके बनाते हैं पहले। यहाँ पे मान लो कि ऐसा एक सरफेस हमने बनाया, ये रहा। सो इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, ये वाली एंगल हमें फाइंड करनी है, सपोज टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एंगल हो गया। रेडियस कहाँ से निकालें, लॉजिकली कहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस अगर निकालोगे तो अलग आएगा, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो अलग आएगा, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, अलग आएगा ना, राइट। कॉमन सेंस क्या कहता है कि बीच वाली लाइन से आप कैलकुलेट कर लो, है नहीं है, बीच वाली लाइन से कैलकुलेट करेंगे, वहां से हमें रेडियस मिल जाएगा, और वहां से फिर हम इसको आर थीटा से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यही चीज हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि और कोई रीजन नहीं है मेरे पास, मैंने बीच वाली लाइन को यहाँ पे चूज कर लिया, बीच वाली लाइन से ये डिस्टेंस को मैं आर मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको याद हो ऐसे केस में जहां पे आप एक रॉड को बेंड कर देते हैं, तो जो बाहर का पेरीफेरी होता है, बाहर का पेरीफेरी उसका लेंथ ज्यादा होता है, और जो अंदर का पेरीफेरी है उसका लेंथ क्या है, कम है। तो इसका मतलब अंदर का पार्ट जो है वो क्या हो चुका है, कॉम्प्रेस हो चुका है, और बाहर का पार्ट क्या हो चुका है, स्ट्रेच हो चुका है। आपको समझाया था याद है कि बीच का एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, जीरो स्ट्रेस वाला लाइन होगा, राइट। तो यहाँ यस पे सर। अगर मैं इसके बीच में अगर मैं एक लाइन कंसिडर करता, बीच में एक लाइन कंसिडर करता, ऐसा, तो ये आपकी जीरो स्ट्रेस लाइन है ऊपर वाले के लिए,
और वैसे ही एक और ड्रॉ करें। तो ये जीरो स्ट्रेस लाइन है नीचे वाले के लिए। थिकनेस उनकी कितनी दी थी, डी। तो डी का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डी/2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको ये समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी डी/2 है, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी आपकी कितनी है, डी/2 है। ठीक है। तो ऊपर वाला जो रॉड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 2 अल्फा है, इसकी 2 अल्फा थी, ये 2 अल्फा का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन था और इसका अल्फा था। तो अगर मैं ऊपर वाले रॉड के लिए लेंथ अगर लिखूं तो क्या लिखना चाहिए मुझे, r प्लस डी/2, ये उसका रेडियस हो गया, और उसके साथ थीटा मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ। और ये लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, l इंटू 1 L into 1 plus 2 alpha t. इंटू टेम्परेचर का चेंज विच इज डेल्टा टी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। नीचे वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r माइनस डी/2 इंटू थीटा शुड बी l मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा टी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, r निकालना है या फिर थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, एंगल निकालना है ना। तो एंगल निकालने के लिए पहले तो r निकालना ही पड़ेगा, है ही नहीं है। r निकालने के लिए हमको पहले तो एंगल निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सर जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फिर d. क्या करेंगे तो, हाँ आर थीटा कट जाएगा, सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां से तो फिर आर हट ही जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन कह लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें और अकॉर्डिंगली देखें तो वैल्यू हमारे पास आ रही है, आर थीटा वाला टर्म कट जाएगा, ये हो जाएगा डी/2 इंटू थीटा प्लस डी/2 इंटू थीटा, तो इंटू 2 हो जाएगा, ये टू कट जाएगा, एंड दिस विल गिव यू, एल कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है, थीटा इज कमिंग आउट टू बी l/d इंटू 2 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, अब एल डी सब कुछ तो दिया हुआ था, निकल जाएगा आंसर। I think you've added the second, मतलब ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया ना, ये ठीक है, और यहाँ पे भी तो ये हट जाएगा ना, 1 भी हट जाएगा शायद। हाँ सर। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन इतनी घटिया हो गई है। निकल, ठीक है। अगर रेडियस निकालना होता तो क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं फिर निकाल लेते हैं, है ना। वो भी निकाल के रखो टू गेट रेडियस, अगर आपको चाहिए होता तब आप करते, इन दोनों को डिवाइड कर देते। तो r प्लस डी/2 एंड r माइनस डी/2, इन दोनों को डिवाइड किया, यानी एक्सप्रेशन हो जाती है, l को कॉमन ले लेते, ये हो जाता 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, और ये हो जाता 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट डिविडेंड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो पर आपको कर, अच्छा ठीक है करते हैं, वही कंपोनेंट डिविडेंड कर लेते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा, ये r/d/2 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बिकम्स 2 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 कट जाएगा और ये अल्फा इंटू डेल्टा टी बचेगा, एंड यहाँ से आपको फिर r की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ये बेटर है, डी/2 इंटू 2 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये करेक्ट है। কোনটা s বাই মানে l বাই থিটা, হ্যাঁ করতে পারিস, কেন করতে পারিস না। अच्छा, इससे ये लेंथ हमको पता है, ये लेंथ हमको पता है, और ये r हमने निकाल लिया है, l, अच्छा r थीटा से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें l मिलना चाहिए था, है ना। r थीटा से मल्टीप्लाई करने पे हमें l मिलना चाहिए था, r थीटा गिव्स यू l, so r should have been l by theta, and l by theta करें यहाँ पे तो यार ये है d by अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, इसको ऐसे करो, ये अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये d/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, सॉरी इसको लिख सकते हैं 2 बाई अल्फा डेल्टा टी एन प्लस 3 लिख सकते हैं। अब ये देखो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है,
वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे, नहीं, ये वैल्यू दी थी 10⁻⁻4 में, और ये डेल्टा टी क्या है, 100 है। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻2 मल्टीप्लाई करने पे, और फिर 1 है तो ये क्या जाएगा, 200 + 3 हो गया, राइट, विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 201। समझ आ रही है? इसलिए देखोगे तो ये वाला टर्म जब नेग्लेक्ट कर दोगे तो इससे मैच कर जाएगा, ये 2 कट जाएगा। समझ आया? तो ये एक्चुअली दोनों रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज ऑटोमेटिकली भी, मतलब ये इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे अपने आप दिख जाएगा कि वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी नहीं है। ठीक है, ओके। अभी हमने थर्मल कंडक्शन में जो मैंने आपको कराया था वो सारा लीनियर फ्लो कराया था। लीनियर फ्लो करने का मतलब क्या है कि जितने भी हीट कंडक्शन हो रहे थे रॉड्स में, सभी का जो फ्लो था वो पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग हो रहा था ही नहीं था, सभी रॉड में जब आप हीट कंडक्शन कराएंगे तो सब पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग ही हीट कंडक्शन हो रही है। बट ये हीट कंडक्शन आपकी क्या हो सकती है, रेडियल लाइन के अलॉन्ग भी हो सकती है, अगर आप वैसे क्रॉस सेक्शंस को देखेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल शेल, सिलिंड्रिकल शेल के अंदर में मान लो कि जैसे आप एक कैविटी कर दिया, और अंदर में मान लो आपने आइस रख दिया, और उसके वॉल वॉल को मान लो किसी एक थर्मल कंडक्टर का बना हुआ है, और बाहर का एक सर्टेन टेम्परेचर है। तो उस केस में क्या होगा, बाहर के वॉल से अंदर की तरफ हीट आना शुरू होगा, अगर बाहर का सराउंडिंग ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो जो हीट आएगा तो वो सरफेस से चारों तरफ अंदर की तरफ आएगा, तो ऐसे आएगा ना अंदर की तरफ। आपको बात समझ आ रही है? तो उसका फ्लो किस तरफ होगा, रेडियल लाइंस के अलॉन्ग होगा। और ये रेडियल फ्लो जब होगा तो उस केस में आपके पास वो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जिसको रो एल बाई, मतलब जैसे आप टेम्परेचर डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, हीट करंट मिल जाता है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या था, L/K था। तो इतना सिंपल सा रिजल्ट आएगा नहीं, आपको डिराइव करना पड़ेगा पहले रिजल्ट को कि भाई क्या रेजिस्टेंस आएगी उस तरह के सिचुएशंस में। तो पहले वो निकालना आपको सिखा देते हैं। दो तरह का सिचुएशंस आप देखोगे रेडियल फ्लो के लिए, एक होगा स्फेरिकल शेल्स के लिए और एक होगा सिलिंड्रिकल शेल्स के लिए। तो ये दोनों का ही एक्सप्रेशन मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ, ताकि रिजल्ट आपके लिए याद रखना आसान हो, ताकि आप उसको जब भी क्वेश्चंस में देखो तो आप डायरेक्टली उन रिजल्ट्स को यूज कर पाओ। ठीक है, हेडिंग डालिए, रेडियल फ्लो इन थर्मल कंडक्शन लिखिए। रेडियल फ्लो ऑफ हीट इन थर्मल कंडक्शन, इन थर्मल कंडक्शन। इसको दो केस में हम कर रहे हैं, एक होगा रेडियली सिमेट्रिक फ्लो इन स्फेरिकल शेल्स, और दूसरा होगा आपके लिए एक्सियली सिमेट्रिक, मतलब एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, एक्सियली सिमेट्रिक इन सिलिंड्रिकल शेल्स। दोनों को एक एक करके करते हैं। पहले स्फेरिकल शेल का देखते हैं। सो ये स्फेरिकल शेल है आपके लिए, और इसकी इनर रेडियस हमने R1 ले रखी है और आउटर रेडियस R2 ले रखी है। हम अंदर के टेम्परेचर को T1 मान रहे हैं और सराउंडिंग के टेम्परेचर को T2 मान रहे हैं, और फिर से हम ये मान के चल रहे हैं कि T1 मान लो ग्रेटर है T2 से। ठीक है, तो अंदर से बाहर की तरफ क्या होगा, आपका हीट एनर्जी का फ्लो होगा। तो फ्लो ऑफ हीट एनर्जी आपको रेडियली आउटपुट दिखेगी, तो यहाँ से यहाँ तक आपको हीट फ्लो बाहर की तरफ दिखेगी। यही आपका रेडियल फ्लो कह रहा है। दीज आर नॉट अलॉन्ग पैरेलल लाइन, दीज आर अलॉन्ग दी रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि किस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट फ्लो कर रही है, तो क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्फेरिकल है, राइट। स्फीयर्स के थ्रू ही क्या हो रही है, हीट बाहर फ्लो कर रही है, राइट। तो यहाँ पे कंडक्शन जो हो रहा होगा कैसे हो रहा होगा, यहाँ के मॉलिक्यूल्स अपने नेबर्स को नॉक कर रहे होंगे, यहाँ के मॉलिक्यूल्स अपने नेबर को नॉक कर रहे होंगे, यहाँ वाले अपने, यहाँ वाले अपने, यहाँ वाले अपने, यहाँ वाले अपने, ऐसे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्फीयर बना सकते हो, और उस स्फीयर के थ्रू बेसिकली क्या हो रही है, हीट आपके रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होगी। क्या आपको बात समझ आ रही है?
तो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे जो है जिसमें हीट फ्लो कर रही है वो आपकी स्फेरिकल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसा एक स्फेरिकल शेल बना लिया। सो ये मान लेते हैं कि किसी भी आर्बिट्री रेडियस का मैंने चूज किया है, लेट अस से ये आर्बिट्री रेडियस पे मैं चूज कर रहा हूँ, लेट अस से दिस इज ऑफ रेडियस आर, और इससे डी आर थिकनेस फर्दर आगे चले जाते हैं, डी आर थिकनेस फर्दर आगे चले गए। ये बहुत ही पतला सा रीजन आपको इमेजिन करनी है। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, ये पतला सा शेल जो है उसके लिए रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, एक थिन रॉड जैसा। मतलब जैसे आप याद करो कि मैं क्या करता था, जब मैं एक रॉड लेता था, एक रॉड लेता था, तो उसमें ही हमने जब एक पतला सा क्रॉस सेक्शन चूज किया था, ऐसा याद है आपको, डीएक्स थिकनेस का। तो इसके लिए जब हम रेजिस्टेंस लिखेंगे तो हीट करंट के लिए इक्वेशन क्या लिखते थे, अगर आपको हीट करंट निकालनी है तो आप क्या लिखते थे, के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स लिखते थे, याद है आपको, राइट। क्या सिमिलर तरीके से आप सोचो, अगर मैं यहाँ से, ये टेम्परेचर डिफरेंस डी टी का है, तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इसी को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई के ए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ये क्वांटिटी क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस डी आर लिख सकते थे, है नहीं है। तुम देखो ये एल बाई के ए का फॉर्म है, इसका लेंथ कितना है, डी एक्स है, इसका लेंथ कितनी है, डी एक्स, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी, के, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, डी एक्स बाई के। सिमिलर तरीके से इसके लिए सोचो, इसमें हीट आपकी इधर से फ्लो कर रही है, राइट, कितने लेंथ पे फ्लो कर रही है, लेंथ कितना है जिसपे फ्लो कर रहा है, डी आर, है ही नहीं है, डी आर है वो लेंथ जिसपे ये हीट फ्लो कर रही है, राइट, और कितने एरिया पे फ्लो कर रही है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4πr²। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर स्फेरिकल सर्फेस है, राइट, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं, आपसे पूछूं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ये जो पतली सी शेल दिख रही है इसका रेजिस्टेंस कितना है, डी आर अगर बोलो, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस अगर निकालें, थर्मल रेजिस्टेंस, अगर इसको मैं डी आर कह रहा हूं तो इसको क्या लिखना चाहिए मुझे, लेंथ है उसकी डी आर, एल बाई के ए, तो के इंटू एरिया विच इज 4 बाई आर स्क्वायर। आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ रहा है एल बाई के का, ठीक है। और अब आपको अगर नेट रेजिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। ऐसे सारे सेल्स जो है हमारे पास, ऐसे पतले पतले जो सारे सेल्स हैं, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो है। सीरीज और कॉम्बिनेशन। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली इंटीग्रेट करो, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन डी आर किया तो 1 बाई के इंटू 4 पाई ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। और आर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, कहाँ से लेके, R1 से लेके R2 तक, जीरो क्यों ले रहे हो, जीरो नहीं है, R1 से लेके R2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 बाई आर है लिमिट, राइट, सॉरी -1 बाई आर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगी 1 बाई के इंटू 4 पाई इंटू ये हो गई माइनस ऑफ 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दिस बिकम्स R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई k इंटू 4 पाई R1 R2, दैट्स इट। सब में एक ही हीट करंट जा रही है, ठीक है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, इस तरह से नहीं याद रखें, एक आसान तरीके से याद रखें। जैसे अगर मैं आपसे पूछता, अगर यहां से लेके यहां तक कितने लेंथ पे हीट फ्लो की है, व्हाट इज द लेंथ ओवर व्हिच हीट हैज फ्लोन, R2 माइनस R1, तो ये R2 माइनस R1 टेक्स द प्लेस ऑफ लेंथ। क्या आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। इसका देखो अंदर का सरफेस का एरिया, अंदर का सरफेस का एरिया कितना है, 4 पाई R1 स्क्वायर, बाहर का सरफेस का एरिया कितना है, 4 पाई R2 स्क्वायर, राइट, राइट। अगर मैं बोलूँ कि एरिया में तो आप दो एरिया तो नहीं ले सकते, तो आपको इफेक्टिव कुछ ना कुछ एरिया लेना पड़ेगा। जस्ट टेक द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज एरियाज, ज्योमेट्रिक मीन, जस्ट ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ। अब तुम ये मत बोला कि सर क्यों, लोगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा बिना कोई इंटीग्रेशन के हेल्प का। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज एरियाज कैलकुलेट करूँ, क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर A1 A2 कितना देगा, रूट अंडर 4 पाई R1 स्क्वायर
इंटू 4πr² करेक्ट है? कितना हो गया? 4πr1r2। तुम ध्यान से देखो, ये एग्जैक्टली वही है, देखो ये L, ये KA दिख रहा है आपको? ठीक है, तो याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए। सो फाइनली हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस को ऐसे याद रखना है, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज L/KA, ऐसे ही याद रखो, L/K इंटू ए के सब्सक्रिप्ट में हम GM लिख दे रहे हैं, ठीक है? और ये सब्स्टिट्यूशन वाइज सा है, वेयर L is R2 minus R1 and AGM is root under of A1 A2 which is 4 pi R1 R2, that's it। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R जो हमने निकाला है, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ध्यान रखना है, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द स्फेरिकल शेल है। तो अब अगर कोई पूछे आपसे कितनी हीट करंट है, व्हाट इज द हीट करंट नाउ, तो क्या आप निकाल सकते हैं कितनी हीट करंट है? टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता ही है, बस R से आप डिवाइड कर दो, ये आपका रेडियल डायरेक्शन का हीट फ्लो आपको मिल जाएगा। समझ आई सबको? यस सर। क्या कुछ पूछ रहे हैं कोई? नहीं सर, समझ रहे वही। अब यही चीज हम सिलेंड्रिकल शेल के लिए करते हैं, ठीक है? अब आपको सिलेंडर्स इमेजिन करना है। क्या? क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखोगे, बट क्रॉस सेक्शनल व्यू क्यों देखने जाएंगे उसमें? आखिर रेडियल फ्लो कैसे आएगा? रेडियल फ्लो तो ऐसे ही होगा ना भाई, हाँ? ऐसा हीट थोड़ी ना इधर फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो थोड़ी कर रहा है हीट। हम रेडियल फ्लो की बात कर रहे हैं, मतलब अंदर में एक टेम्परेचर आपने मेंटेन किया है। यहाँ की रेडियस फिर से हम वैसे ही चूज कर लेते हैं, रेडियस से दिस रेडियस इज R1 एंड दिस रेडियस इज R2 और अंदर पे हमने टेम्परेचर मेंटेन किया T1 एंड बाहर पे मेंटेन किया T2 और T2 को हम कह रहे हैं दिस इज लेस देन T1। तो हीट फ्लो आपका रेडियल डायरेक्शन में ही हो रहा होगा, तो हीट जो फ्लो करेगी आपकी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे। ऐसे फ्लो कर रही होगी, ठीक है, ये रेडियल डायरेक्शन है। बट ये एक्चुअली सिमेट्रिक है। एक्चुअली सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है? इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको सिमेट्रिकल फ्लो मिलेगा। मतलब अगर इस एक्सिस में आप नीचे चले जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फ्लो ऐसा कुछ दिखेगा। आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली सिमेट्रिक, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर सोचो इसके लिए भी अगर वैसे ही आप एक पतला सा शेल ड्रॉ करते, तो ये शेल का कैसा दिखता आपको रेजिस्टेंस? L/A में ये लेंथ अगर L है मान लेते हैं, ये लेंथ ऑफ सिलेंडर इज L। अगर आप इसका टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू, तब क्या ऐसा ही सिचुएशन दिखता है आपको? दिखता ही नहीं दिखता? इसका टॉप Yes. ड्रॉ करते तो एग्जैक्टली यही दिखता आपको सिचुएशन। बट आपको ये समझ आना चाहिए कि पिछली बार एरिया जो हम ले रहे थे वो स्फीयर का ले रहे थे, बट इस बार आपको किसका लेना है? सिलेंडर का लेना है, राइट? तो यहाँ पे आपके जब रेजिस्टेंस निकालोगे, इसकी रेजिस्टेंस जब आप निकालोगे, इस पतले से शेल की रेजिस्टेंस अगर DR लिखोगे, तो क्या लिखोगे आप? लेंथ तो ठीक है आपका DR हो गया, और KA में एरिया क्या हो जाएगा? 2πr × L। क्या आपको समझ आ रहा है क्या? देखो तो है, नहीं है?
क्योंकि यहाँ पे वो जो पतला सा जो शेल हमने चूज किया वो तो यहाँ पे है, राइट, है ना, यहाँ पे कहीं रहा होगा, और ये इतना लंबा सा यहाँ पे है, राइट। तो इसकी एरिया कितनी चूज करोगे आप? 2 πr हो गई सर्कमफेरेंस, और लेंथ एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमें टोटल एरिया मिल गया। तो एग्जैक्टली यही लिखा हमने। ये 2 πrl कौन सा एरिया है? जिसपे आपका हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे निकालनी है, अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करो फिर से। तो 1/k × 2 πl, इसको बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ dr/r कर लेंगे। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? R1 से R2। क्या मिल गई आपको? रेजिस्टेंस मिल गई ना? आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/k × 2 πl मल्टीप्लाइड विथ क्या हो जाएगा? ये ln हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ln ऑफ क्या हो जाएगा? R2/R1। दैट्स इट। ठीक है, इसके लिए वैसा कोई ट्रिक नहीं है जिसको आप बता के आराम से याद रख सकते हैं। इसलिए आप देखोगे ये वाला बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। बट अगर इन केस आ गया तो एटलीस्ट आपको ये ध्यान रहेगा कैसे करना है। अगर भूल भी गए रिजल्ट तो तुरंत से डिराइव कर लेना, ठीक है। इसको याद रखने के लिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट इसको याद रखने के लिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। अब अगर आपको हीट करंट चाहिए, इफ यू नीड हीट करंट ना, तो फिर क्या करना है आपको? हीट करंट इज टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है, तो उससे आप रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो। ये आर जो हमने कैलकुलेट किया है, आर इज क्या है? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल शेल। ठीक है, तो लेट्स सी आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ये आप तुरंत नहीं कर पाओगे, पहले आसान वाला ही करते हैं। हाँ, इसको करते हैं, इसको ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है। क्वेश्चन लिखने में प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से अटेम्प्ट करिए। करता हूँ, चेक। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कुछ चीज़ें आप ग्रैस्प कर पाएंगे तो बहुत जल्दी ही कर पाएंगे। जैसे आप सपोज ऐसे इसको ऐसे कंपेयर करो, मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि यहाँ पे हीट करंट जो फ्लो कर रही है, इससे यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस जो भी आ रहा है ΔT1, और यहाँ का टेम्परेचर जो कह रहा हूँ ΔT2। अगर मैंने कह दिया सपोजली ΔT1 इज इक्वल टू ΔT2, तो कैसे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये R1 और ये R2 अगर निकालोगे तो R1 R2 भी सेम होना चाहिए। बोल सकते हैं कि दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, राइट। अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस सेम करंट की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि रेडियल डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो कर रही है, राइट। तो सेम करंट सेम टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट कर रही है, तो सेम रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, करेक्ट है। तो इससे आपको ये पता चला कि अगर मैं इसको मान लेता हूं कि लेट अस से इसको मैंने R मान लिया, लेट अस से दिस इज R, ठीक है। अब अगर ये R है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक हाफ का जो रेजिस्टेंस आना चाहिए, अच्छा इसको R0 लिख लेते हैं, ठीक है, R0, क्योंकि R उसने रेडियस दिया है और मैं तो रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहा हूँ R। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक का, अगर शेल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, अगर उसको R0 मान रहे हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? 2R0 का आना चाहिए। अभी इसको आप अपने उस शेल के साथ कंपेयर करो, शेल के लिए सिचुएशन आप कैसा देखते हो? मेहनत फिर से नहीं करना चाहता, इसको बना हुआ ही, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको सोचो, आप कोई एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ जा रहे हो, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस अपनी 2R है, रेडियस, सॉरी रेडियस 2R है। अब ये सोचो कि यहाँ से यहाँ तक ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक एक और रेजिस्टेंस है। क्या आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, राइट। अब ये वाली रेडियल डिस्टेंस आपको नहीं पता है, यू डू नॉट नो व्हाट इज दिस रेडियल डिस्टेंस R। तो अगर ये रेडियल डिस्टेंस R आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते थे? आप यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस लिखते, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस लिखते, और एक का क्या है, दूसरा डबल है, बस इतना इक्वेट कर देते, राइट। समझ आई? तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख रहा हूँ, मैं क्या लिखूंगा कि R इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा?
एल बाई के ए मतलब यहाँ पे 2r माइनस आर, ये हो गया एल बाई के ए मतलब के इंटू 4 पाई आर इंटू 2r, करेक्ट है। ये हो गया आर इक्वलेंट। दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस फॉर द इनर शेल या रेजिस्टेंस फॉर द आउटर शेल, ऐसे कर सकते हो। इनर और आउटर जब कह रहा हूं तो क्या कह रहा हूं, इनर इज दिस एंड आउटर इज दिस, समझ आ रही है। तो आप किसी से भी करो बात सेम ही आएगा। तो मैं इनर से ही कर लेता हूँ। सो दिस विल बी, कितना लिखेंगे हम, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाई के इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। आई बात समझ में आपको। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन कितनी आसानी से निकल जाएगा। ये तो हो गया के 4 पाई तो हट ही जाएगा, के 4 पाई हटा देते हैं, यहाँ से एक आर हट जाएगा, यहाँ से 2r माइनस आर आर ही हो जाएगा, ये आर और ये आर भी कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ रही है स्मॉल आर इज इक्वल टू 4r माइनस 4r एंड देयरफॉर स्मॉल आर की वैल्यू इज 4r/3। यही आंसर हो गया। जिनका भी 4r/3 है वो करेक्ट है, आ जाएगा। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होगा आपने, कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होगा। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस अलग निकालते, इसका रेजिस्टेंस अलग निकालते, इक्वेट कर देते हैं। तो अगर इसको लिख के आप इक्वेट करोगे, किससे इक्वेट करोगे उसको, किससे करोगे, एल, फिर इस बार क्या लिखोगे, 2r माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाई के इंटू 4 पाई इंटू आर इंटू 2r, ये लिखते हैं। और इन दोनों को जब आप इक्वेट कर देते तो भी सेम आंसर आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी वो गलती एग्जामिनेशन हॉल में बस नहीं करना है, यहाँ कर लो। क्लास वर्क में आप गलतियां करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर सकते आप। अच्छा, इसका देखो तो क्या आएगा, इसका ट्राई करो। आपको हीट करंट निकालना है इसमें, ठीक है, फाइंड हीट करंट। हीट करंट थ्रू शेल। तो एक बार चेक कर लो, कोई बात नहीं है। देखो इधर, इस बार आप एल बाई के ए अगर आप यूज करोगे यहाँ पे तो वो नहीं कर सकते। अगर कोई यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर ये लिखे R2 माइनस R1 मतलब 4r माइनस आर डिवाइडेड बाई के ए मतलब के की वैल्यू सब्सिट्यूट करी एंड एरिया मतलब 4 पाई इंटू आर इंटू 4r सब्सिट्यूट किया, ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा, सिंस के की वैल्यू क्या है, के इज वेरिएबल, राइट, है ना, ये नहीं यूज कर सकते। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जब हम फाइंड कर रहे थे, आर इक्विवेलेंट जब हम लिख रहे थे, तो आर इक्विवेलेंट की आर डी आर जब हमने लिखा था, तो डी आर की वैल्यू को हमने कैसे लिखा था, डी आर रेडियल डिस्टेंस के लिए आर चूज किया था एंड डिवाइड बाई के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर चूज किया था, याद है, एल बाई के, राइट। और यहाँ पे ही तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था, डी आर इक्विवेलेंट इसको लिख देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्विवेलेंट एंड दैट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ओवर के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसी को आपको आर से लेके 4r तक इंटीग्रेट करना है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये के को हमने पिछली बार इंटीग्रेशन से क्या किया था, बाहर निकाल लिया था, इस बार नहीं निकलेगा, दैट्स इट। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी आपको। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये क्या हो जाएगा, दिस इज डी आर, और के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें, दैट इज के नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 16 ना शायद स्मॉल आर स्क्वायर था, शायद न्यूमरेटर में स्मॉल आर था ना, हाँ, दिस इज के नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 16 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर, और इसके साथ 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर भी आएगा, और यहाँ पे आर से लेके 4r तक ये इंटीग्रेट होगा। तो जो चीज़ें बाहर आ रही है ये है 4r स्क्वायर बाहर आ रही है एंड पाई के नॉट ये भी बाहर आ रही है, और इंटीग्रेशन में डी आर बाई आर टू द पावर 4 आ रही है, और ये है r से लेके 4r तक। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये 4r² बाई पाई के नॉट, और ये हो जाएगी आपके पास माइनस ऑफ 1/3, तो कॉमन आउट ही कर सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, और r³ मतलब हो जाएगा 16 4 64 r³ माइनस ऑफ 1 बाई प्लस हो जाएगा ये r³। वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है आपके पास 64 माइनस 1 है 63, तो ये हो गया 4r² बाई 3 पाई के नॉट इंटू दिस इज 63 डिवाइडेड बाई 64 r³। ये तो 3 आपका 21 से चला जाएगा, ये 4 आपका 16 से चला जाएगा, और r² यहाँ r³ से चला गया, तो बचा आपके पास 21
डिवाइडेड बाई 16 पाई के नॉट इंटू आर, एंड देयरफॉर हीट करंट आपको चाहिए तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 का है, और इससे आप आर इक्वलेंट को डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे ये 21 और ये टर्म पूरा का पूरा 16 पाई के नॉट इंटू आर, ये आपको ऊपर आ जाएगा बस यहाँ से। यही आ रहा है ना, ये से ठीक है सबको। चलो अभी इसको ट्राई करो, देखो क्या रहा है, एक बार चेक करो। डेरिवेशन बिल्कुल वो पॉन्ड वाला ही है, सेम डेरिवेशन है, अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये मान लेते हैं कि हमने रेडियल डिस्टेंस सपोजिटली ये आर ले रखा है, स्मॉल आर, ये वाटर का है, ठीक है, दिस इज वाटर, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और ये है आपका कैपिटल आर, ये आपका आइस है, दिस इज आइस, और बाहर का टेम्परेचर है आपका -θ°C, तो ऑब्वियसली बाहर पे ठंडा है, अंदर गर्म है, तो अंदर से बाहर तक आपका हीट फ्लो हो रहा होगा, ये कॉमन सेंस है। सो अकॉर्डिंगली मैंने ये देखा कि बाहर की तरफ जो रेडियल हीट फ्लो हो रही है, रेडियल हीट फ्लो, ये हीट फ्लो अगर मुझे निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये हीट करंट को निकालने के लिए हमने टेम्परेचर डिफरेंस जो कि है आपका 0 माइनस ऑफ -θ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, L/Ka में L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल माइनस स्मॉल आर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय K इंटू एरिया, ज्योमेट्रिक मीन मतलब 4 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, करेक्ट है। और ये हीट करंट अगर आप निकालोगे, आपको ये हीट, अगर इसको dQ/dt लिखना चाहते हो, इसको dQ/dt लिखना चाहते हो, तो dQ का मतलब क्या है, dQ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हैज फ्लोन आउट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ dt। तो dQ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहाँ से आई, कहाँ से आई, यहाँ पे एक पतला सा लेयर ऑफ वाटर, बेसिकली जब वो आइस में फ्रीज करेगा, एक पतला सा लेयर ऑफ वाटर जब आइस में फ्रीज करेगा, तब उसको हीट क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, और वही रिलीज हीट एनर्जी क्या होगी, इधर बाहर की तरफ भागेगी। तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक पतला लेयर ऑफ आइस और ग्रो कर गया, यहाँ पे सोचो एक पतला सा लेयर ऑफ आइस और ग्रो करवा लेते हैं, ठीक है, तो इसको dr थिकनेस के लिए दिखा रहे हैं, दिस थिकनेस इज dr हो गया, बट ये dr जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, आपको ये बात समझ आ रही है, क्योंकि रेडियस घट रही है, ठीक है। तो अगर मैं ये dq की वैल्यू को लिखना चाहता हूँ, dQ/dt को अगर लेटेंट हीट से अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या लिखना चाहिए मुझे, क्या लिखना चाहिए, डेंसिटी मतलब dm मास बाई dt multiplied with latent diffusion, right? dm/dt is basically rate at which ice is water is freezing, and इसकी वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी, फिर इसके साथ एरिया, एरिया कितनी है 4 πr², राइट, करेक्ट ना, और इसकी थिकनेस कितनी है dr, तो मास मिल गया, बट इसके dr के साथ एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना हमें, क्यों नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि dr itself इज नेगेटिव, ठीक है, घट रही है, एंड फिर बाई dt कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है, इंटू लेटेंट डिफ्यूजन, यस इंटू लेटेंट डिफ्यूजन। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, 4 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू के डिवाइडेड, अच्छा ये थीटा भी है, थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर शुड बी रो इंटू 4 πr² इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dr/dt विद द नेगेटिव साइन, यहाँ पे एक नेगेटिव भी रहेगा। अब यहाँ जो चीज़ें हट रही है 4 पाई तो हट जाएगा, क्या हो गया कुछ, ओके। अभी यहाँ पे रीअरेंज करते हैं, हमको तो आर को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिलेट करनी है, तो डेल्टा टी अगर डी टी निकालें पहले, डेल्टा टी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी सिंपली, तो डी टी को इंटीग्रेट करना है, तो डी टी को आर एच एस में लेके जाते हैं, बाकी सबको आर एच एस में लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगी माइनस ऑफ रो एल एफ बाई कैपिटल आर इंटू थीटा इंटू के,
एंड यहाँ पे है आपके पास, अच्छा एक आर भी कट जाएगा ना, एक स्मॉल आर कट जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस ऑफ आर स्क्वेयर इंटू डी आर, और इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, आर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल आर से 0 है, नहीं है, क्योंकि इनिशियली जब कोई भी आइस फ्रीज नहीं किया था तब उस केस में तो आइस का थिकनेस कितना था, 0 था, राइट। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल आर हो गई। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिव को हटा के लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, राइट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अपर माइनस लोअर होता है, और अगर एक नेगेटिव डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, लोअर माइनस अपर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वही काम कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपके लिए इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज रो एल एफ बाई आर थीटा के, और ये हो जाएगा आपके लिए कैपिटल आर इंटू आर स्क्वेयर बाई 2 माइनस ऑफ आर क्यूब बाई 3। मैंने अपर माइनस लोअर कर दिया, सॉरी लोअर माइनस अपर कर दिया, ठीक है। और ये टर्म कितनी आ जाएगी, आर क्यूब बाई 6 हो गई ना, एक 6 रह जाएगा। सो रो इंटू एल एफ इंटू आर स्क्वेयर बाई 6 थीटा इंटू के, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो रेडियल फ्लो का भी आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिखा दिया। अभी यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन अभी अटैच करके रखा हुआ है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग अगले एडवांस लेक्चर में जब मिलेंगे तो मुझे थर्मल रेडिएशन का आपको थोड़ा थ्योरी भी बताना है, क्योंकि थर्मल रेडिएशन में आपका कुछ थ्योरी पोर्शन है जो बचा हुआ है अभी, जो मैंने बोला था एडवांस लेक्चर में कवर करूँगा, तो उसको कवर करूँगा, साथ में ये एग्जाम्पल भी ले लूँगा। तो आप इसको ट्राई करके रखिएगा। मोस्ट लाइकली इस बार सैटरडे को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी उतना पोर्शन अभी बचा नहीं है, तो नेक्स्ट सैटरडे को कवर करेंगे, कोशिश करूँगा, ठीक है। बट आप इसको ट्राई करके रखिएगा। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ये और एक ये दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करके रखिएगा, ठीक है, बिना इंटरनेट का हेल्प लिए, ठीक, बिना इंटरनेट का हेल्प लिए, ठीक है।